तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है चार्जेस ऑफ जीएसटी। चार्जेस ऑफ जीएसटी आईडीटी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से है और एग्जाम में आपको 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे, प्लस आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से। ये वाला चैप्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी मटेरियल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे तो आपको टोटल 4 टॉपिक्स मिलेंगे इस चैप्टर में डिस्कशन के लिए। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो इसका एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है, सेकंड है लेवी एंड कलेक्शन है, थर्ड आरसीएम है एंड फोर्थ है कंपोजिशन लेवी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इस इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी बेसिक डिस्कशन है उसको कवर किया हुआ है। तो आपको यहाँ बताया कि किसी भी ट्रांजेक्शन पे जीएसटी कब चार्ज होता है। किसी भी ट्रांजेक्शन पे जीएसटी तब चार्ज होता है जब वो ट्रांजेक्शन क्या करता है, उसके टैक्सेबल इवेंट को ट्रिगर करता है। अब किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए उसका टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, उसका टैक्सेबल इवेंट होगा उस ट्रांजेक्शन का सप्लाई में कन्वर्ट होना। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाता है। अब वो जीएसटी आपका सीजीएसटी भी हो सकता है, वो एसजीएसटी भी हो सकता है, वो यूटीजीएसटी भी हो सकता है और वो आईजीएसटी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपने किस तरह की जो सप्लाई दी है, क्या आपने इंट्रास्टेट सप्लाई दी है, क्या आपने इंटरस्टेट सप्लाई दी है। अब मैंने दो वर्ड बोले यहाँ पे, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। अब इन दोनों को समझना होगा। वैसे तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के पार्ट है, बट यहाँ पे भी इसको समझना होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई की। इंट्रास्टेट सप्लाई को समझने के लिए आपको दो वर्ड्स को समझना होगा, एक तो एलओएस और पीओएस। एलओएस का मतलब क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, और दूसरा है पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे मैं जयपुर का कोई सप्लायर हूं, मैं जोधपुर में क्या कर रहा हूं, कोई सप्लाई कर रहा हूं, तो जो मेरी लोकेशन है वो तो हो गई आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर, जिसको मैं बोलता हूं एलओएस। और जोधपुर में मैंने जहां पे सप्लाई की, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एलओएस और लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सेम स्टेट में है या सेम यूनिट टेरिटरी में सप्लाई है, उसका नेचर क्या होगा, इंट्रा स्टेट। ठीक है, दोनों क्या है, सेम स्ट्रीम है, तो आपकी जो सप्लाई है उसका नेचर क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। बट दोनों क्या है, डिफरेंट स्टेट में। जैसे एक गुजरात में और एक राजस्थान में, एक एलओएस का है आपका गुजरात में, एक पीओएस का है आपका राजस्थान में। तो क्या हो गया, दोनों अलग अलग स्टेट में हो गए, तो आपकी जो सप्लाई का नेचर क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट। दूसरा बोल रहा है दोनों डिफरेंट है ना यूनिट टेरिटरी में। अब कितनी यूनिट टेरिटरी, कौन कौन सी यूनिट टेरिटरी है वो आगे जाके बताऊंगा, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग यूनिट टेरिटरी में और आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उनकी जो सप्लाई होगी ना वो किस तरह की सप्लाई होगी, इंटर स्टेट सप्लाई होगी। ओके, अब एक तो स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में। मतलब मान लीजिए एलओएस आपका किस में, स्टेट में, और आपका पीओएस कहाँ है, यूनियन टेरिटरी में। अब इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, अब एक और टाइप आगे जाके आपको मिलेगा जहां पे क्या होता है, आप इंपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट को भी क्या बोलते हैं अपन, इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही थी कि किसी भी ट्रांजेक्शन पे जीएसटी तब चार्ज होता है जब वो ट्रांजेक्शन क्या करता है, उसके टैक्सेबल इवेंट को ट्रिगर करता है। अब टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, उसका सप्लाई में कन्वर्ट होना। अब सप्लाई हो गया तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। ओके, अब वो जीएसटी किस नेचर का है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, वो डिपेंड करता है आपने किस तरह की जो सप्लाई की है, क्या आपने इंटरस्टेट सप्लाई की है, क्या आपने इंटरस्टेट सप्लाई की है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब भी अपन ने देखा कि क्या इंटर होता है और क्या इंट्रा होता है, ये सब अपन ने देख लिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले लिख रखा है यहाँ पे सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स का मतलब क्या होता है आपका, सीजीएसटी। फिर लिख रखा है इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होता है आपका आईजीएसटी। ठीक है, फिर लिख रखा है स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स का मतलब होता है आपका एसजीएसटी। फिर आपको डेफिनेशन दे रखी है गुड्स की। गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखिए गुड्स की डेफिनेशन में लिख रखा है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी आपका गुड्स है, बट उसमें से मनी और सिक्योरिटी को बाहर कर दिया है। बट उसमें क्या क्या शामिल है, आपके एक्शनेबल क्लेम शामिल है, आपके ग्रोइंग क्रॉप शामिल है, और ग्रास और थिंग्स जिनको बेचने से पहले क्या कर दिया जाता है, जमीन से अलग कर दिया जाता है। ओके, वो गुड्स की डेफिनेशन में शामिल है। ये अपन ने सप्लाई चैप्टर में ही पढ़ी थी आपके। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है वो एग्रीगेट टर्नओवर की देख रही है। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाई, सारी की सारी एग्जाम्प्ट सप्लाई, और सारी की सारी आपके एक्सपोर्ट, चाहे वो गुड्स का है चाहे वो सर्विस का हो। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे सेम पर्सन के सेम पेन पे क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, फिर आगे आपको डेफिनेशन दे रखी है कस्टम फ्रंट्रीज ऑफ इंडिया। कस्टम फ्रंट्रीज ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल है, आपका कस्टम स्टेशन शामिल है, इसमें आपका वेयर हाउस शामिल है। फिर कस्टम अथॉरिटी जहां पे जो है गुड्स को रखती है बिफोर क्लियरेंस, वो वाली जगह भी आपकी इसमें आती है कस्टम फ्रंट्रीज में, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन दे रखी है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट कौन होता है, एक ऐसा अनरजिस्टर्ड पर्सन जो क्या करता है,
कोई ऑनलाइन सर्विसेज को रिसीव करता है, वो हो गया आपका नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। ठीक है, फिर आगे आपको डेफिनेशन दे रखी है रजिस्टर्ड पर्सन की। तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? जो सेक्शन 25 के हिसाब से रजिस्टर्ड होता है वो आपका रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएगा। ठीक है, फिर आपको रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन बता रखी है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है? जहाँ पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी रिसिपेंट पे आती है, कुछ केसेस हैं तो उन केसेस को क्या कहते हैं? अपन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है? टैक्स पे करने की जो लायबिलिटी होती है वो किसकी होती है? सप्लायर की होती है। लेकिन कुछ गुड्स के केसेस में और कुछ सर्विसेज के केस में है ना, इस चैप्टर में आगे जाके बताया गया है कि जहाँ पे ना लायबिलिटी टू पे टैक्स किसकी है? रिसिपेंट की, जो उसको रिसीव करता है सर्विसेज को, और गुड्स के केसेस में भी जो उन गुड्स को रिसीव करता है। ओके, अब आगे आपको सर्विस की डेफिनेशन बता रखी है। सर्विस की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। ओके, पहले तो ये बता दिया। और वहां पे भी जहाँ पे मनी और सिक्योरिटी को बाहर कर दिया था गुड्स की डेफिनेशन में से, यहाँ पे भी सर्विस की डेफिनेशन से भी बाहर कर दिया गया। बट उसमें क्या क्या शामिल है? आपका यूज ऑफ मनी शामिल है और उसका कन्वर्जन शामिल है, और इन दोनों के लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्विस के डेफिनेशन में शामिल हो जाएंगे। मैंने क्या बोला? यूज ऑफ मनी और उसका कन्वर्जन, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में, ध्यान रखना उसका डिनोमिनेशन, ये सब शामिल है इसके अंदर। बट इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए? सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होना चाहिए, तभी है ना ये सर्विसेज के डेफिनेशन में शामिल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सप्लायर की डेफिनेशन दे रही है। सप्लायर क्या होता है? जो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है, वो सप्लायर हो जाएगा आपका। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? जिसपे जो जीएसटी लगता है वो टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? जिस पे जीएसटी चार्ज होता है वो आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी। टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 22 में, या जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है सेक्शन 24 में, वो टैक्सेबल पर्सन की आपके डेफिनेशन में शामिल है। ध्यान रखना, ये सेक्शन 22 और सेक्शन 24 आपको रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में डिटेल वे में देखने को मिलेगी। बट टैक्सेबल पर्सन में दोनों शामिल है, जो कि रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, दोनों टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, अब आगे आपको डेफिनेशन दे रखी है रिसिपिएंट की। ठीक है, तो पहली बात अगर गुड्स की बात करें तो जो बंदा गुड्स के बदले पेमेंट कर रहा है, ठीक है, सीधी बात करूं, जो पे कर रहा है ना वो रिसिपिएंट है। ठीक है, अगर वो पे नहीं कर रहा है तो फिर उसको अगर माल दिया जा रहा है, वो रिसीव कर रहा है, तो रिसिपिएंट वो हो गया। ठीक है, अब सर्विस की बात करें तो जिसको सर्विस दी जा रही है, ओके, वो ही आपका रिसिपिएंट कहलाएगा। तो ये कुछ डेफिनेशन थी इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ बेसिक डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद में बढ़ते हैं आपके फर्स्ट मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है आपका एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी लॉ, जिसमें आपको बता रखा आपका जो जीएसटी एक्ट है ना, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे लगता है। अब इंडिया का क्या मतलब है? इंडिया का मतलब आपको जो आपके मैप में दिखता है ना, लैंड वाला एरिया, वो तो आपका इंडिया है ही, प्लस उसकी जो बाउंड्री है, अपनी इंडिया की जो बाउंड्री है, वहां से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है ना, वो भी आपका क्या इंडिया है। अब वो उसके आसमान को भी कवर करता है, उसके पाताल को भी कवर करता है, 200 नॉटिकल माइल्स के, वो दोनों के दोनों क्या है? आपके इंडिया में कवर होते हैं। अब उस 200 नॉटिकल माइल के भी टुकड़े कर रखे हैं। देखिए, जो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल है बॉर्डर से, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। उसके आगे वाले जो 12 नॉटिकल माइल है उसको बोलते हैं कंटिजियस जोन, और जो भी बैलेंस बच गए आपके उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, तो 200 नॉटिकल माइल के बारे में बता रखा है कि वो किस किस तरीके से उसको बांटा गया 200 नॉटिकल माइल को। अब जो पाताल वाला एरिया है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, तो ये पूरा का पूरा इंडिया 200 नॉटिकल माइल तक। तो सीजीएसटी एक्ट जो आपका कहां तक लगता है? पूरे इंडिया पे लगता है, और इंडिया का मतलब बता रखा है कि 200 नॉटिकल माइल कहां से? आपकी आपकी बॉर्डर से, वो पूरा का पूरा इंडिया है। अब आगे आपको बता रखा है स्टेट जीएसटी लॉ। देखिए, स्टेट जीएसटी लॉ रिस्पेक्टिव स्टेट पे लगता है। अब स्टेट में ऐसी यूनियन टेरिटरी भी शामिल है जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, जैसे आपकी दिल्ली हो गई, आपकी पौंडुचेरी हो गई, जम्मू एंड कश्मीर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या? जो खुद अपने रूल्स रेगुलेशन बनाती है। वैसे तो जनरली क्या होता है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन कौन चलाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनके खुद के लेजिस्लेचर है, वो खुद रूल्स रेगुलेशन बनाती है, दिल्ली, पौंडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। तो उनको भी ऐसा माना गया कि वो भी क्या स्टेट है, और उनके ऊपर जो स्टेट जीएसटी लॉ एप्लीकेबल होता है। ओके, आगे आपको बता रखा आईजीएसटी। आईजीएसटी एक्ट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया पे लगता है। फिर अभी मैंने ऊपर बात करी थी यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज जो है रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है ये एक्ट। ओके, अब यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? आपकी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो गई, दादर नगर हवेली हो गई, दमन दीव हो गई, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया। ये क्या है? ये यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, इनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन किसके चलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते हैं, और इन पे यूटीजीएसटी लगता है। ठीक है, अब देखिए आपको जो क्या करना है पूरे चैप्टर में है ना, पूरे चैप्टर में नहीं कहूँ मैं, पूरे सिलेबस में आपको सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है और आईजीएसटी एक्ट पढ़ना है, क्योंकि एसजीएसटी एक्ट तो है ना हर स्टेट का अलग अलग है, तो इतने अपन पढ़ नहीं पाएंगे।
वो तो इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या पढ़ना है, जो सेंट्रल है और जो आपका आईजीएसटी एक्ट है वो पढ़ना है, क्योंकि वो सभी के लिए कॉमन है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी और आईजीएसटी के लेवी की और कलेक्शन की बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सीजीएसटी की। आपको पता ही आपका सीजीएसटी कब लेवी होता है। सीजीएसटी लेवी होता है जब आपकी सप्लाई का नेचर किस तरह का हो, इंट्रास्टेट हो। और इंट्रास्टेट की डेफिनेशन क्या है, जस्ट अभी अपन ने ऊपर पढ़ी थी। अब कौन सी वैल्यू पे आपका सीजीएसटी लगेगा, जो सेक्शन 15 के हिसाब से जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू पे आपका सीजीएसटी लगेगा। अब ये सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू, आपके जो वैल्यू सप्लाई वाला चैप्टर है उसके अंदर डिटेल वे में आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से उसकी वैल्यू निकलती है। ओके, तो ये जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे आपको कि सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू कब निकलती है। बस अभी आपको ये समझना है कि जो सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू आती है उसके ऊपर आपका सीजीएसटी लगता है। अब कौन सी रेट से लगता है, तो रेट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगी उस रेट से ना आपका सीजीएसटी लगेगा। और मैक्सिमम जो रेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है सीजीएसटी के लिए वो है 20%। ओके, तो मैंने क्या बोला, सीजीएसटी कब लगता है, जब आपकी सप्लाई का नेचर किस तरह का हो, इंट्रास्टेट हो। कौन सी वैल्यू पे लगेगा, सेक्शन 15 के हिसाब से जो वैल्यू निकल के आएगी उस पे लगेगा। कौन सी रेट से लगेगा, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है मैक्सिमम 20%। ओके, तो सीजीएसटी के लेवी की बात हो गई। अब कलेक्शन एंड पेड की बात करते हैं। तो कलेक्ट कौन करेगा और पेड कौन करेगा, वो करेगा टैक्सेबल पर्सन। ओके, अब ऐसे बात करते हैं आपके आईजीएसटी की। तो आईजीएसटी कब लेवी होता है, आपको पता है, जब आपकी सप्लाई का नेचर किस तरह का हो, इंटरस्टेट हो। इंटरस्टेट क्या होता है, अपन ने पढ़ाई था जस्ट ऊपर अभी। अब कौन सी वैल्यू पे लगेगा, तो वैल्यू आएगी एज पर सेक्शन 15 के हिसाब से जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू पे आपका आईजीएसटी लगेगा। कौन सी रेट से लगेगा, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। गवर्नमेंट मैक्सिमम नोटिफाई कर सकती है आईजीएसटी की रेट, वो है 40%। ओके, अब देखिए एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इस पे जीएसटी लगता ही नहीं है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट है जिनके ऊपर जीएसटी लगेगा जिस दिन से गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। वो है आपका, देखिए यहाँ बता रखा है आपको, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन पे जिस दिन गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी उस दिन से लगने लग जाएगा। लेकिन आपका जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है वो तो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उसमें कभी नहीं लगेगा। अब आगे आपको बता रखा है कि जितने भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, तो इस तरह की जितनी भी सप्लाई होती है इनको जो इंटरस्टेट माना जाता है, और अकॉर्डिंगली इनके ऊपर जो है जीएसटी चार्ज होता है। सो अब हम लोग आ चुके हैं आपके आरसीएम वाले टॉपिक की तरफ। आरसीएम वाला टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें से। तो देखिए आरसीएम का क्या मतलब होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, रिवर्स चार्ज किस चीज का रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज आपकी टैक्स लायबिलिटी को पेड करने का रिवर्स चार्ज। जनरली आपकी टैक्स लायबिलिटी को पेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके सप्लायर की। सप्लायर ही क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को पेड करता है। लेकिन आरसीएम वाले जो जितने भी गुड्स हैं और सर्विसेज है उसके अंदर क्या होता है, इस लायबिलिटी को क्या कर दिया जाता है, रिवर्स चार्ज में डाल दिया जाता है। मतलब ये लायबिलिटी शिफ्ट हो जाती है किससे, सप्लायर से रिसिपिएंट पे। तो रिसिपिएंट क्या करता है, सारी कंप्लायंस को फुलफिल करता है। मैंने क्या बोला, देखिए बिल्कुल सिंपल है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, जितनी भी लायबिलिटी है पेड करने की वो सब रिवर्स हो जाएगी। अब रिवर्स किससे हो जाएगी, सप्लायर से रिवर्स होकर वो रिसिपिएंट पे आ जाएगी। ओके, तो जनरली आपको यहाँ पे दो सेक्शन देखने को मिलेगी जो कि बात करेगी आपके रिवर्स चार्ज की, एक तो 93 एक 94। ओके, देखते हैं सबसे पहले आपके आरसीएम में क्या लिखा है। देखिए मैंने सब कुछ अंडरलाइन कर रखा है, उनको ही पढ़ना है आपको। देखिए जितने भी आपके प्रोविजन है इस एक्ट से रिलेटेड वो किस पे लग जाएंगे, फिर आपके रिसिपिएंट पे लग जाएंगे। ओके, आरसीएम का मतलब बता रखा है यहाँ पे कि लायबिलिटी टू पे टैक्स किसकी हो जाएगी, या रिसिपिएंट की हो जाएगी, नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई पे। ओके, फिर बता रखा है आपको जो भी डिपॉजिट कराना है, जो भी टैक्स कलेक्ट करना है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, वो रिसिपिएंट की हो जाएगी। अब दो तरह की सप्लाई जिन पे जो आपका आरसीएम लगेगा, एक तो 93 और एक 94। ठीक है, सबसे पहले अपन 93 को डिस्कस करते हैं। देखिए 93 यहाँ बता रखी है आपको, 93 में आपको गुड्स बता रखी है और सर्विसेज बता रखी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है, अगर इस तरह की सप्लाई कोई होती है तो क्या होगा, जो रिसिपिएंट होगा, रिसिपिएंट की जो है लायबिलिटी है कि वो क्या करेगा, टैक्स को कलेक्ट करेगा और टैक्स को डिपॉजिट करवाएगा। एक्चुअली कलेक्ट तो होगा नहीं, वो खुद ही जमा कराएगा सीधा। ओके, देखिए यहाँ बता रहे हैं आपको स्पेसिफाइड गुड्स। देखिए कैशव नट्स बता रखे हैं आपको, आपको बता रखे हैं बीड़ी, रेपर, टोबैको, रॉ कॉटन बता रखा है। जब सप्लाई किए जाते हैं एग्रीकल्चरस टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। फिर आपको लॉटरी बता रखी है, जब क्या सप्लाई कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी, कोई लोकल अथॉरिटी, किसको, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को, सेलिंग एजेंट को। फिर आपके बता रखे सिल्क यार्न, जब वो मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क यार्न किसको सप्लाई करता है, आपके रजिस्टर्ड पर्सन को। फिर बता रखे यूज व्हीकल, सीज एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप,
जब ये कौन सप्लाई कर रहे हैं, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, यूनियन टेरिटरी कर रहे हैं, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में क्या होगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर टैक्स जमा कराने की। ओके, फिर बता रहेगा आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट व्हेन सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ गुड्स है, ये स्पेसिफाइड गुड्स है। इन गुड्स के केसेस में क्या होगा, जो टैक्स लायबिलिटी को पेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी, आपके रिसिपिएंट की होगी। 9(3) ध्यान रखना, 9(3) में गुड्स है ये। ओके, 9(3) में गुड्स आ गया। ओके, अब ए पॉइंट था जो गुड्स का, अब बी पॉइंट है सर्विसेज का 9(3) का। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता रही कि उसके अंदर जीटीए की सर्विसेज। अब आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, टेबल की 3 हेडिंग है, जिसमें पहला है कि किस तरह की जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। सेकंड हेडिंग है आपकी सप्लायर ऑफ सर्विस, कि उस सर्विस को जो है देने वाला सप्लायर कौन है। थर्ड है आपका रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, उस सर्विस को रिसीव करने वाला रिसिपिएंट कौन है। जो आपकी थर्ड हेडिंग है ना, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, इस कॉलम में जितने भी पर्सन आएंगे वो पर्सन है जो क्या करते हैं, आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराते हैं। ठीक है, अगर आरसीएम नहीं होता तो फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लायर ऑफ सर्विस है ना, वही क्या करते हैं, इस पर टैक्स जमा कराते हैं। लेकिन आरसीएम आने के चक्कर में क्या हुआ, ये जितने भी रिसिपिएंट है इस केस में, इस कॉलम में जितने भी आपको पर्सन दिखेंगे इस पूरी टेबल में, ये लोग क्या करेंगे, आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराएंगे। ओके, एज सिंपल आपको ये समझना है कि रिसिपिएंट को टैक्स जमा कराना है। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर वो है कि किस तरह की सर्विस दी जा रही है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस दी जा रही है। सप्लायर कौन है उसका सप्लायर है जीटीए। उसका रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट में देखिए पहला बता रखा है आपको, कोई भी फैक्ट्री जो कि फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड हो, आपको 1948 जो उसका एक्ट है। दूसरा कोई भी सोसाइटी जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो या किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। ओके, थर्ड है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। फोर्थ है आपका बंदा, ऐसा बंदा जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है बॉडी कॉर्पोरेट। फिर है कोई आपका पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो। फिर है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, तो इतने सारे पर्सन है, ए टू जी तक जितने भी पर्सन है रिसिपिएंट हो गए। ये लोग क्या करेंगे, आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराएंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में, अगर इस तरह की कोई सर्विस वो लेते हैं इसकी। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे एक पॉइंट देखिए आपका जो पॉइंट नंबर है जो रजिस्टर्ड पर्सन वाला है जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन वाला, देखिए पॉइंट आपको दिख रहा है डी पॉइंट क्या है, कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, अगर इसकी जगह इस पॉइंट में अगर कोई भी गवर्नमेंट है रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी में, जिसने सिर्फ रजिस्ट्रेशन इस पर्पज से ले रखा है कि उसको टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 51, और कोई फर्दर सप्लाई नहीं करती है। मैंने क्या बोला पहले तो, कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, अगर जीटी की सर्विस लेता है तो उसको आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराना है। लेकिन उस रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट आ गई जिसने टीडीएस अंडर सेक्शन 151 काटने के पर्पज से क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और कोई वो सप्लाई करती नहीं इसके अलावा। ठीक है, तो क्या होगा उस केसेस में, क्या होगा, आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, आरसीएम नहीं अप्लाई होगा। बाकी सब जगह क्या होगा, आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना। ओके, तो ये बात यहाँ नीचे लिख रखी है। अब देखो, लेकिन अगर वो जीटीए वाला क्या करता है, खुद ही एप्लीकेशन देता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि मुझे फॉरवर्ड चार्ज में जमा कराना है और मुझे टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है, तो फिर उसको रोकेंगे नहीं, बोले तेरे को जब देना है तो तू ही दे फिर। ओके, तो फॉरवर्ड चार्ज में फिर उस केस में क्या होगा, वो खुद ही जमा कराएगा। अदरवाइज ये रिसिपेंट वाले जो लोग हैं पूरी टेबल में ए टू जी तक वो जमा कराएंगे। अब आपकी जो नेक्स्ट जो सर्विस है, सर्विसेज, लीगल सर्विसेज किससे रिलेटेड है, एडवोकेट होते हैं, सीनियर एडवोकेट क्या करती है, जो लीगल सर्विसेज देती है। लीगल सर्विस कंसल्टेंसी आ गया, रिप्रेजेंटेशन सर्विस, सामने कोर्ट। ओके, अगर लीगल सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, ये एडवोकेट वगैरह वाले जो लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें फर्म आ गई, सीनियर एडवोकेट, आपका इंडिविजुअल एडवोकेट। तो क्या होगा इस केस में, जो बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दी जा रही है तो बिजनेस एंटिटी क्या करेगी, आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराएगी। अगर बिजनेस एंटिटी को नहीं दिया है तो आरसीएम नहीं लगेगा। जैसे हम जैसे लोगों को दिया है, इंडिविजुअल लोगों को, जैसे अपना कोई भी केस चल रहा है, तो क्या होगा उस केस में वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वैसे तो आरसीएम उसमें फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं लगेगा। ओके, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर बिजनेस एंटिटी को दिया है तो बिजनेस एंटिटी क्या करेगी, उस पर आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराएगी। और बिजनेस एंटिटी ऐसी होनी चाहिए जो लास्ट ईयर में रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, ध्यान रखना। ओके, तो आपका सेकंड कंप्लीट हो गया लीगल सर्विस वाला। थर्ड है आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाला। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करती है, अपनी जो जजमेंट वाली जो सर्विस प्रोवाइड करती है, अगर किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती है तो क्या होगा, जो बिजनेस एंटिटी वो आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराएगी, ध्यान रखना। ओके, फोर्थ है स्पॉन्सरशिप वाली सर्विसेज है। स्पॉन्सरशिप वाली सर्विस अगर कोई भी पर्सन प्रोवाइड करता है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म को, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराएगी। अगर इनके अलावा कुछ भी हुआ, जैसे यहाँ पे जो भी लिखा है, इसके अलावा अगर कुछ भी हो ना तो आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा नहीं होगा। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लिख रखा है, अगर जैसे कोई इंडिविजुअल को दे दी
तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ओके, फिफ्थ है आपका, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो बिजनेस एंटिटी है ना वो आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराएगी। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस पर बिजनेस एंटिटी आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराएगी। लेकिन यहाँ पे ना चार ऐसी सर्विसेज जिसको बाहर कर दिया गया इस पॉइंट से। ओके, जिसमें पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देना। इस पे जो है जो आपके आगे जाके इसकी इसी की एक सर्विस आएगी लिस्ट, उसमें बताया कि इस पे जो टैक्स कौन जमा कराएगा, तो इसको एक बार छोड़ दो, आप इसको आगे जाके देखते हैं। फिर जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड में 3 पॉइंट है, मतलब 4 हो जाएंगे टोटल कुल मिला के आपका, एक तो ऊपर आ गया और 3 नीचे। फिर आपकी जो नेक्स्ट सर्विस है जिसपे है ना ये जो पॉइंट इसमें बताया वो एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब बिजनेस एंटिटी टैक्स जमा नहीं कराएगी। जैसे पहली वाली पहला केस कौन सा है, पोस्ट वाली सर्विस पे क्या होगा, गवर्नमेंट खुद ही जो है टैक्स जमा कराएगी। अगर गवर्नमेंट ने क्या करके कोई एयरक्राफ्ट और वेसल जो क्या किया है उससे रिलेटेड कोई सर्विस दी है तो उस केस में क्या होगा, जो है गवर्नमेंट ही टैक्स जमा कराएगी। अगर गवर्नमेंट ने क्या किया है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की और पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन की अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उस पर क्या होगा, गवर्नमेंट ही जो है टैक्स जमा कराएगी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। तो जो आपका सेकंड पॉइंट था इसके अंदर 3 पॉइंट है टोटल, पोस्ट की सर्विस प्रोवाइड की है, एयरक्राफ्ट वेसल की सर्विस प्रोवाइड की है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की सर्विस प्रोवाइड की है। किसने प्रोवाइड की है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो सामने वाला, चाहे वो नॉन बिजनेस एंटिटी हो, उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट ही हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स जमा कराएगी। इसके अलावा 3 तो ये और एक ऊपर वाली है, इनके अलावा जितनी भी अगर कोई सर्विस क्या करती है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस एंटिटी आरसीएम बेसिस पे जो है टैक्स जमा कराएगी, ध्यान रखना। ओके, अब मैंने एक पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर दिया था, मैंने बोला था आगे जाके आपको बताऊंगा, वो है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जस्ट इसके नीचे देखिए 5A आया है, 5A में बता रखा है गवर्नमेंट क्या करती है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करती है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको क्या करती है, रेंट पे देती है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना वो क्या करता है, उस पर आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराता है। देखिए 5A में ये लिखा है, ठीक है। अब आगे क्या है 5AA। 5AA में क्या हुआ कि कोई भी रहने का मकान अगर रहने के पर्पज से दिया जाता है, इजी वे में समझना, रहने का मकान रहने के पर्पज से दिया जाता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस पर क्या होता है, आरसीएम बेसिस पे जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है ना क्या करेगा, टैक्स जमा कराएगा। ओके, 5AA हो गया। 5B देखते हैं, अगर किसी क्या कोई लैंड है, कोई जमीन है, ठीक है, उसने क्या किसी प्रमोटर के साथ में कोई एग्रीमेंट किया है कि आप मेरी जमीन के ऊपर क्या करिए, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको चलाइए। ओके, तो उस केस में क्या होगा, उसने जो राइट दिए उसके, उस पर क्या होगा, वो प्रमोटर है ना वो आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराएगा। ओके, ये भी एक सर्विस है, उसको जो यूज करने के लिए अपनी जो लैंड दी उसने, तो इसमें टीडीआर और एफएसआई शामिल है। अगर क्या किया लैंड ओनर ने क्या किया, उसको ट्रांसफर किया किसको, जो उसका प्रमोटर है उसको, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रमोटर होगा वो टैक्स जमा कराएगा उसकी। अब उसका जो 5C दे रखा है उसमें क्या कर रखा है, जो लैंड ओनर है उसने क्या किया, उसको लीज पे दिया है 30 ईयर और मोर, किसको दिया है, किसी भी प्रमोटर को, तो क्या होगा उस पे जो प्रमोटर है आरसीएम बेसिस पे वो टैक्स जमा कराएगा। अब उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है, वो जो उसने लीज दिया उसके अगेंस्ट में क्या, उसको एक मुश्त कोई पैसा मिल रहा है जिसमें प्रीमियम हो सकता है, सलामी हो सकता है, कोस्ट प्राइस हो सकता है, डेवलपमेंट चार्ज के नाम से बता रखा है, या तो वो एक मुश्त पैसा ले ले, या वो जितना भी लीज टर्म है उसमें पीरियोडिक है ना वो क्या करे, उसके अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन रिसीव करा हो तो उस पर क्या होगा, प्रमोटर है वो आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराएगा। ओके, तो 5B और 5C हो गया, जिसमें क्या होता है, प्रमोटर क्या करता है, आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराता है। जो 5E था उसमें टीडीआर और एफएसआई वो ट्रांसफर हो रही है, कौन कर रहा है, कोई भी पर्सन कर रहा है, किसको कर रहा है, प्रमोटर को। और 5C में क्या हो रहा है, लीज पे दिया जा रहा है। ओके, तो अभी हमने देखा कि 2 केसेस के अंदर प्रमोटर की लायबिलिटी बन रही है टैक्स को डिपॉजिट कराने की अंडर द आरसीएम, लेकिन एक यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए प्रमोटर की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी अंडर द आरसीएम, और जो सप्लाई की गई है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर क्या होता है, जितने भी कंस्ट्रक्टेड फ्लैट है अगर वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने से पहले अगर सोल्ड हो जाते हैं तो। देखिए आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि जितने भी कंस्ट्रक्टेड फ्लैट है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने से पहले अगर सोल्ड हो जाते हैं तो प्रमोटर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी और सप्लाई जो की गई वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर आपका प्रोजेक्ट अगर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो 1% की रेट से प्रमोटर को आरसीएम के अंदर टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा, उसको 5% की रेट से आरसीएम के अंदर क्या करना पड़ेगा, टैक्स को डिपॉजिट करना पड़ेगा। बहुत ईजी था, ठीक है। अगर नहीं बिकते हैं तो होगा, अगर बिक जाते हैं पहले तो सप्लाई एग्जेम्प्ट हो जाएगी, प्रमोटर की कोई लायबिलिटी नहीं है। ओके, ये छोटा सा नोट दिया हुआ था उसको भी अपने डिस्कस कर लिया। अब आगे जो आरसीएम की जो सर्विस दे रखी है वो दे रखी है, अगर कोई डायरेक्टर क्या करता है, किसी भी कंपनी को क्या करता है, अगर अपनी डायरेक्टरशिप की अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो क्या करेगी, अंडर द आरसीएम क्या करेगी, उसके ऊपर जो है जीएसटी डिपॉजिट करवाएगी गवर्नमेंट को।
उसके नेक्स्ट दे रखी है, अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है, किसी इंश्योरेंस कंपनी को अगर अपनी इंश्योरेंस एजेंट वाली सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उस केस में क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, उसके ऊपर आरसीएम बेसिस पे जो है टैक्स को डिपॉजिट करवाएगी। उसके आगे बता रखा है कोई रिकवरी एजेंट है, वो क्या करता है, अगर किसी बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी को अगर अपनी जो है रिकवरी एजेंट की जो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उस केस में जो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, वो उस पर क्या करेगी, आरसीएम बेसिस पर टैक्स को डिपॉजिट करवाएगी। देखिए 6, 7 और 8 तीनों केसेस में क्या हुआ, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है ना वो क्या है, वो छोटे पर्सन है, लेकिन जो रिसिपेंट है वो कौन है, बड़े पर्सन है। तो बड़े पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है क्या, टैक्स को डिपॉजिट करने की। आगे आपको बता रखा, जो भी म्यूजिक कंपोजर होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं और जो भी आर्टिस्ट होते हैं, ये लोग अपनी सर्विस किसको प्रोवाइड करते हैं, अगर म्यूजिक कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करते हैं, तो म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकी सर्विस के ऊपर वो क्या करे, अंडर द आरसीएम टैक्स को डिपॉजिट करवाए, जीएसटी को डिपॉजिट करवाए। ओके, और इसके बाद में बता रखा, जो भी ऑथर होते हैं, ऑथर अपनी जो सर्विस किसको प्रोवाइड करते हैं, पब्लिशर को प्रोवाइड करते हैं। ओके, मतलब अपना कंटेंट लिख के देते हैं, पब्लिशर क्या करता है, उसको पब्लिश करके मार्केट में सेल करता है। तो इस केस में क्या होगा, जीएसटी कौन जमा कराएगा, पब्लिशर जमा कराएगा। लेकिन यहाँ पे ऑथर के पास भी राइट है कि वो क्या कर सकता है, जीएसटी को डिपॉजिट करा सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, जब वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो उसको ना ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स को डिपॉजिट करवाऊंगा और टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा उसके रिस्पेक्ट में। ओके, तो उस केस में क्या हो सकता है, ऑथर भी क्या कर सकता है, जीएसटी डिपॉजिट कर सकता है फॉरवर्ड चार्ज में। अदरवाइज क्या होगा, हमेशा पब्लिशर को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अंडर द आरसीएम। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद में, आरबीआई की जो ओवरसीइंग कमेटी होती है, जो उसको क्या करती है, गाइडेंस देती है, एडवाइस देती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो ओवरसीइंग कमेटी की जो सर्विस आरबीआई को मिल रही है, तो उसके ऊपर आरबीआई क्या करेगी, अंडर द आरसीएम टैक्स डिपॉजिट करवाएगी। उसके नेक्स्ट में बता रखा, जो भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी बैंकिंग कंपनी को, एनबीएफसी को क्या करती है, अपनी जो सेलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो भी बैंकिंग कंपनी है और एनबीएफसी वो क्या करेगी, आरसीएम बेसिस पर टैक्स को डिपॉजिट करवाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज, ये सिर्फ इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। अगर इसके अलावा कुछ भी हो, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट हुए, पार्टनरशिप फर्म हुई, एलएलपी हुई, तो इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज में क्या करेंगे ये लोग, अपनी जो है टैक्स को डिपॉजिट करवाएंगे। कौन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। अगर ये हुए तो फॉरवर्ड चार्ज, अदरवाइज अगर इंडिविजुअल हुआ और रिसिपेंट कौन हुआ, आपकी एनबीएफसी या बैंकिंग कंपनी, तो आरसीएम लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका बिजनेस फैसिलिटेटर। अगर किसी बैंकिंग कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस रिलेटेड, तो उस केस में उस बैंकिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अंडर द आरसीएम जीएसटी को डिपॉजिट करवाए। फिर नेक्स्ट है आपका, अगर कोई बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का एजेंट होता है, वो क्या करता है, अगर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को अगर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उस केस में बिजनेस कोरेस्पोंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंडर द आरसीएम उसको जो है जीएसटी को डिपॉजिट करवाना होगा। उसके बाद में आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज में क्या है, कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अगर वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करता है, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उस केस में क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंडर द आरसीएम उसको जीएसटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। जैसे इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, ये सब चलेगा, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो फॉरवर्ड चार्ज ही लग जाएगा इस केस में। लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि अगर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किसको, किसी भी डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी का हो, उसको प्रोवाइड की जाती है, किसी लोकल अथॉरिटी को प्रोवाइड की जाती है, किसी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी को प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की जाती है, जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी में सिर्फ टीडीएस काटने के लिए अंडर द सेक्शन 51, और वो कोई फर्दर सप्लाई नहीं करता, तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है उसी को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। ओके, उस सर्विस के ऊपर अंडर द आरसीएम। और ऐसा ही एक और केस दे रखा है, अगर कंपोजिशन डीलर वाले पर्सन को क्या कर रखा है, अगर आपने सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स को डिपॉजिट कराना पड़ेगा, जीएसटी को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो दो एक्सेप्शन में ध्यान रखना है, एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऊपर आगे 3 पॉइंट, और सेकंड है कंपोजिशन डीलर। इन केसेस में क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स को डिपॉजिट कराना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ठीक है, सो आपकी जो नेक्स्ट सर्विस है अंडर द आरसीएम वो है रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल। ऐसी मोटर व्हीकल जो पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रही है, और जब उसको रेंट पे दिया जा रहा है, तब उसके अगेंस्ट में जो कंसिडरेशन रिसीव किया जा रहा है, उसके अंदर उसका फ्यूल का पैसा भी चार्ज किया जा रहा है। ओके, ऐसी मोटर व्हीकल को रेंट पे दिया जा रहा है। रेंट पे देने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन जो रेंट पे लेने वाला है
मतलब जो सर्विस रिसीव करने वाला बंदा है वो कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। ओके, आई रिपीट, देखो ऐसी मोटर व्हीकल को जो क्या किया जा रहा है, रेंट पे दिया जा रहा है, जो कि पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है, और उसके अगेंस्ट में जो भी कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है उसमें उसका फ्यूल का पैसा भी चार्ज किया जा रहा है। अब रेंट पे देने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन रेंट पे लेने वाला पर्सन कौन होगा, बॉडी कॉर्पोरेट होगा। ओके, तो यही था इसके अंदर। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट जो होगी उसको अंडर द आरसीएम टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा, राइट। अब आगे जो नेक्स्ट है 16 आपकी जो सर्विस है वो है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आपने क्या किया है, अपनी सिक्योरिटीज को जो है लैंडिंग पे दिया है, किसको दिया है, किसी बोरोवर को। अब ये जो आपने लैंडिंग की है वो इसकी लैंडिंग स्कीम है 1997 उसके अंडर करी है आपने। तो जो भी बोरोवर होगा जिसने सिक्योरिटी को क्या किया, बोरो किया है, तो क्या करेगा, उस पर आरसीएम के अंदर क्या करेगा, टैक्स डिपॉजिट करवाएगा। इजी। अब देखिए अपन ने अभी जो ये सर्विसेज पढ़ी जिसके ऊपर क्या हो रहा है, आरसीएम में टैक्स डिपॉजिट हो रहा है, ये सीजीएसटी की थी। ओके, अब सारी की सारी जो अभी तक पढ़ी वो एज इट इज आपको 53 अंडर द आईजीएसटी मिल जाएगी, आपको सेम एज इट इज है। ओके, बस सेक्शन चेंज हो रहा है 53 ऑफ आईजीएसटी। सीजीएसटी की तो पढ़ ली, आईजीएसटी भी सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट है, बस दो एडिशनल सर्विसेज जो इसके अलावा है जो यहाँ पे दी है। ओके, जो नीचे आपको दे रखी है कि आईजीएसटी में आपको दो एडिशनल और पढ़नी पड़ेगी। अभी तक जो पढ़ी 53 में वो तो एज इट इज आपको मिल जाएगी सीजीएसटी वाली, लेकिन दो अलावा है वो नीचे दे रही है आपको, देखो ये दे रखी है। जिसमें पहली है क्या है, कोई भी पर्सन जो कहा है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, मतलब इंडिया के बाहर है, कोई भी पर्सन कर रहा है, पर्सन को बिजनेस एंटिटी को क्या कर रहा है, मैंने क्या बोला, पर्सन जो कहा है इंडिया के बाहर है वो क्या पर्सन को क्या कर रहा है, कोई सर्विस, तो क्या होगा उस केस में जो इंडिया वाला पर्सन सर्विस रिसीव कर रहा है वो क्या करेगा, अंडर द आरसीएम टैक्स को डिपॉजिट कराएगा। ध्यान रखना, ठीक है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना B2B की सर्विस कवर है, B2C नहीं है, ठीक है। जैसे हो गया आपका गूगल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रिलायंस को, तो उस केस में क्या होगा, रिलायंस क्या करेगा, अंडर द आरसीएम उस पर जो क्या करेगा, जीएसटी को डिपॉजिट करवाएगा। सेकंड है आपका ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोई पर्सन जो वही इंडिया के बाहर है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसके थ्रू, वेसल के थ्रू, वेसल के थ्रू क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यूएसए से माल लेके आना है इंडिया पे, तो उसने क्या किया, वहां से अपना वेसल दिया है जो इंडिया पे क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा इंडिया के कस्टम स्टेशन पे उसके गुड्स को। तो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यूएसए का बंदा, किसको दे रहा है, इंडिया के इंपोर्टर को दे रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जो इंडिया का इंपोर्टर है ना वो क्या करेगा, उसके ऊपर आरसीएम के अंदर क्या करेगा, जीएसटी डिपॉजिट करवाएगा। इजी, ठीक है। तो पहली वाली वापस डिस्कस कर लेते हैं। पहले में क्या था, कोई भी इंडिया के बाहर का बंदा है वो क्या कर रहा है, इंडिया के किसी बंदे को B2B को क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो इंडिया का बंदा है वो टैक्स डिपॉजिट करवाएगा। सेकंड वाले केस में क्या हुआ, वही बाहर का बंदा है वो इंडिया के इंपोर्टर को क्या कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, वेसल के थ्रू। तो उस केस में क्या होगा, जो इंडिया का इंपोर्टर होगा, दोनों केसेस में इंडिया के इंपोर्टर मतलब इंडिया के बंदों पे आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जीएसटी को डिपॉजिट कराने की। अब आगे आपको कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे रखी है जितनी भी सर्विसेज अपन ने आरसीएम में पढ़ी है उनसे रिलेटेड। तो जो फर्स्ट आपको जो एक्सप्लेनेशन दी है वो है जीटीए सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। अपन ने ऊपर पढ़ा था कि जीटीए क्या करता है, अगर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन क्या करते हैं, उस सर्विसेज के ऊपर अंडर द आरसीएम क्या करते हैं, जीएसटी डिपॉजिट करते हैं। जीएसटी जो है लाइबिलिटी उनके ऊपर जनरेट हो रही थी, अपन ने पढ़ा। अब ध्यान रखना वहां पे जो जीटीए था ना उसकी भी कंडीशन है, उस जीटीए को क्या करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन 5% जीएसटी का रेट जो है उसको ऑप्ट करना होगा, तभी वो वाला जीटीए जिसकी रेट पे आरसीएम लगता है, उनकी जिसकी सर्विसेज पे आरसीएम लगता है मैं कहूँ। ओके, तो जीटीए कौन सा होना चाहिए, जिसने 5% की रेट का जो ऑप्शन ऑप्ट किया एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तभी जाके उसकी सर्विसेज पे आरसीएम लगेगा। वो स्पेसिफाइड पर्सन जब क्या करेंगे, उसकी सर्विसेज लेंगे तो आरसीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाएगी उस केसेस में। लेकिन अगर जीटीए ने 12% की रेट ऑप्ट कर रखी है सपोज दैट, तो उस केस में क्या होगा, जीटीए को क्या करना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज पे क्या करना पड़ेगा, जो है जीएसटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, और उस केस में क्या होगा, वो इनपुट भी ले पाएगा। ओके, एक तो ये ऑप्शन होता है। अब 5% की रेट में एक और ऑप्शन मिलता है कि वो क्या कर सकता है, फॉरवर्ड चार्ज में डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। 5% में आरसीएम भी है और 5% में फॉरवर्ड चार्ज भी है, बट उस केस में क्या होगा, उसको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, देखो 12% है, सीधा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, जीटी को खुद को ही क्या करना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा, प्लस वो इनपुट भी ले सकता है।
अब 5% में दो कंडीशन हो जाती है। 5% में दो कंडीशन क्या है? पहली तो पूरी आरसीएम है, ठीक है, वो स्पेसिफाइड पर्सन क्या करते हैं, अगर जीटीए की सर्विसेज लेते हैं तो वो क्या करेंगे, आरसीएम लायबिलिटी उनके ऊपर आ जाएगी, वो लोग ही क्या करेंगे, जीएसटी डिपॉजिट कराएंगे। अब 5% में दूसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज का। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा, वो इनपुट नहीं ले पाएगा, प्लस उसकी जो लायबिलिटी अंडर द फॉरवर्ड चार्ज बन जाएगी, वो खुद जो क्या करेगा, उसका टैक्स डिपॉजिट कराएगा। ओके, तो जीटीए से रिलेटेड आपको टेबल दे रखी है, इसके अंदर भी ये बता रखा है आपको। अब आपको जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज, जो अपने पढ़ा था ऊपर, अभी मैंने बताया था वहां पे कि ऐसी मोटर व्हीकल को क्या किया जा रहा है, रेंट पे दिया जा रहा है, जिसमें है ना उसके कंसिडरेशन में फ्यूल का पैसा भी चार्ज किया जा रहा है, और देने वाला पर्सन कौन है, कोई भी पर्सन हो सकता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन लेने वाला पर्सन कौन है, वो है बॉडी कॉर्पोरेट। तो उस केस में आरसीएम लग रखा था। अब ध्यान रखना, जो देने वाला पर्सन था ना अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, वो उस टाइम पे ना 12% का ऑप्शन ओपन नहीं करता है, तभी जाके आरसीएम लग रखा था। अब इसमें भी एक टेबल बना रखी है, एक चार्ट बना रखा, देखिए, मतलब उसने उस टाइम पे 12% का ऑप्शन ऑफ नहीं किया था, मतलब उस टाइम पे उसके पास में 5% वाला ऑप्शन था, तभी जाके आरसीएम लग रहा है। अगर उसने 12% वाला ऑप्शन ऑफ किया है ना, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन वन ने क्या कर रखा है, अगर 12% वाला ऑप्शन ऑफ कर रखा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। ऐसा ही देखो आपको यहाँ इस चार्ट में बता रखा है, क्या बताया कि 5% वाला ऑप्शन और 12% वाला ऑप्शन, आपको दो ऑप्शन दे रखे। देखिए 12% वाला है तो सीधा फॉरवर्ड चार्ज लग गया, ठीक है। अब 5% वाले में बोला है कि सप्लायर कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपेंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आरसीएम लग चुका है, देख लिए। लेकिन सप्लायर कौन हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट निकल गया, और रिसिपेंट चाहे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट का, तो भी फॉरवर्ड चार्ज लग गया। इजी, मैंने क्या बोला था, जो उस चार्ट में सर्विसेज में लिखा हुआ है ना, जो सर्विसेज जो अपन ने पढ़ी, अगर उनसे एक भी वर्ड की छेड़छाड़ हुई ना, एक भी जो वहां पे लिखा हुआ है सारी कंडीशन, अगर उनमें से कुछ भी छेड़छाड़ हुई तो आरसीएम नहीं लगेगा। अब जैसे देखिए 5% में ना दो, एक तो क्या सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट और सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या लिखा था, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बस यही था, इसके अंदर और कुछ नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना दो बातों का डिफरेंस बता रखा है कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो आप दे रहे थे अभी ऊपर, वो पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो तो रेंट पे दे रहे थे। सामने वाला बंदा क्या करता है, खुद आपकी गाड़ी को ले जाता है, उसको तो लेके मतलब दे के चल जाता है। जैसे आपने क्या कि 2 दिन के लिए रेंट पे दे दी, कोई पैसा आ गया। इस तरह की सर्विस होती है कि आप क्या करते हो, खुद ही अपना ड्राइवर भेजते हो, खुद जाते हो और क्या करते हो, उसकी जो सर्विसेज जिस तरह की उसको चाहिए थी, जैसे उसको ट्रैवल करना था कहीं पे, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, वो क्या करे, आपकी गाड़ी को रेंट पे ले ले और खुद गाड़ी चला ले, या दूसरा ऑप्शन है वो क्या करे, आपको ही बोलते हैं कि आप ही आ जाओ, आप ही चला लेना और हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो उन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो ये वही यहाँ बता रखा है, फर्स्ट और सेकंड केस में यहाँ बता रखा है, देखो, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट केस था ना, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, उसमें क्या होगा, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और बॉडी कॉर्पोरेट निकलेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला केस हो गया, तो उस केस में कोई आरसीएम नहीं लगेगा, उस टाइम पे वो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, ठीक है। ये यहाँ बता रखा है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं लिए। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन क्या है, पहली बात तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट कोई पर्सन है, उसने क्या किया है, पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड की है, किसको दिया, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दी है, तो उस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज ही लग जाएगा, क्योंकि वहां पे जो सर्विस कवर्ड है ना, वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो डायरेक्टर से रिलेटेड, जो था अपन ने पढ़ा था कि डायरेक्टर अगर अपनी डायरेक्टरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी कंपनी को, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उस केस में अंडर आरसीएम टैक्स को डिपॉजिट कराने के लिए। लेकिन ये डायरेक्टर, ध्यान रखना, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जिसका 192 में टीडीएस कट आउट, ठीक है, तो ही वो डायरेक्टर के केस में क्या होगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उसका जीएसटी डिपॉजिट कराने के लिए, अदरवाइज नहीं है। ये बात उसके एक्सप्लेनेशन में लिख रखी है। अगर वो इंप्लॉय बन गया पहली बात तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट में आ चुका है। ओके, सप्लाई नहीं होगी क्योंकि उस केस में फिर आपको कुछ क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से कोई काम का नहीं आपके, आप छोड़ सकते हो, उसको स्किप कर सकते हो। फिर आपको देखो जीएसटी की रेट बता रखी है गुड्स की, मतलब जो गुड्स के ऊपर है क्या क्या रेट लगती है, सीजीएसटी की, एसजीएसटी की, आईजीएसटी की, उनके बारे में बता रखा है। तो देखो सीजीएसटी की रेट बता रखी है गुड्स के लिए 0.125, 0.75, 1.5, 2.5, 6, 9 और 14, और सीजीएसटी और यूटीजीएसटी में सेम रेट है गुड्स के लिए। सर्विसेज की सॉरी आईजीएसटी की भी रेट बता रखी है
मतलब सीजीएसटी की टोटल 7 रेट थी, आईजीएसटी की भी टोटल 7 रेट है, वो बता रहा है कि गुड्स के लिए। ओके, 0.25, 1.5, 3, 5, 12, 18 और 28। ओके, तो ये गुड्स के लिए आ गई आपकी सीजीएसटी की और आईजीएसटी के लिए। ठीक है, अब सर्विसेज के लिए सीजीएसटी की क्या रेट है? 0.75, 2.5, 3.75, 6, 9 और 14। ओके, इक्विवेलेंट रेट किसमें? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी में। अब आईजीएसटी में भी सर्विस के लिए रेट बता दिया आपको, 1.5, 5, 7.5, 12, 18, 28। ओके, तो कुछ भी नहीं, गुड्स और सर्विसेज के लिए सीजीएसटी की और आईजीएसटी की रेट बता रखी है कि क्या क्या रेट हो सकती है। लेकिन है ना, कुछ स्पेसिफाइड है, उनके लिए देखो अलग से रेट बता रखी है। जैसे गैमलिंग है, गैमलिंग हो गया आपका, कोई इवेंट वगैरह में एडमिशन हो गया, ठीक है, अम्यूजमेंट फैसिलिटीज में एडमिशन हो गया आपका, कसिनो में जैसे रेस क्लब, आपके स्पोर्टिंग इवेंट हो गए, लाइसेंस टू बुक मेकर, गैमलिंग वगैरह, ये सारे केसेस में क्या होगा? आपके 28% जो है रेट चार्ज होगी आपके ऊपर। बता रखा है कि मतलब 28% किस पे लगेगी वगैरह, उनकी बातें कर रखा है। 5% जीटी के केस में लगती है, आपको पता ही है। रेस्टोरेंट वाले केस में भी 5% लगती है। ओके, और जहां पे कोई भी सर्विसेज कवर नहीं होती, मतलब जहां पे कोई भी रेट कवर नहीं होती, वहां पे 18% रेट लग जाएगी, ध्यान रखना। 5% के लिए बता दिया, 18% के लिए बता दिया, 28% के लिए बता दिया आपको। तो हाँ जी, अभी तक अपन ने पढ़ा आपका सेक्शन 9.3 में हमने पढ़ा कि गुड्स के ऐसे कौन कौन से केसेस जहाँ पे जो है रिसीवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करेगा? टैक्स डिपॉजिट करवाएगा। फिर हमने सर्विसेज के केस पढ़े जहाँ पे रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा? जीएसटी जो है डिपॉजिट करवाएगा। अब अपन पढ़ेंगे सेक्शन 9.4। दो ही ऐसी सेक्शन है जो आरसीएम को कवर करती है, सेक्शन 9.3 और 9.4। ओके, तो 9.3 में हमने गुड्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा, फिर हमने सर्विसेज के रिस्पेक्ट में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 9.4। देखिए 9.4 है ना, रियल एस्टेट सेक्टर पे लगती है, उसके प्रमोटर पे लगती है। देखिए क्या क्या बता रखा है इसके अंदर, उसको एक बार देखते हैं। देखिए इसमें ऐसा बता रखा है कि जो प्रमोटर होता है ना, उसके ऊपर 1% जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होगी। ओके, जब वो क्या कर रहा है? ऐसे प्रोजेक्ट बना रहा है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और उसमें हर एक फ्लैट का जो कारपेट एरिया है वो है 60 स्क्वायर मीटर इन मेट्रो सिटीज, और नॉन मेट्रो सिटीज में 19 स्क्वायर मीटर क्या है उसका कारपेट एरिया हर एक फ्लैट का, और हर एक फ्लैट की जो वैल्यू है वो है 45 लाख तक है। तो उसकी जो जीएसटी रेट होगी वो 1% की रेट होगी, और वो भी उसको विदाउट आईटीसी ही मिलेगी। वो 1% की रेट भी जानना, वो कोई भी इनपुट नहीं ले पाएगा उस केस में। अब उसको बोला गया कि उसको 5% की भी रेट मिल जाएगी विदाउट आईटीसी, अगर उसका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और उसके साथ में क्या, उसके कॉमर्शियल कोई शॉप से ऑफिस है, उस केस में भी उसको क्या हो सकता है? 5% की रेट मिल सकती है, बशर्ते वो आईटीसी ना ले। ठीक है, और उसने जो भी इनपुट और इनपुट सर्विसेज ली है वो 80% है ना रजिस्टर्ड पर्सन से लेनी होगी उसको। मैंने क्या बोला? पहले तो उसको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, और 80% जो भी उसने इनपुट और इनपुट सर्विसेज ली है उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो रजिस्टर्ड पर्सन से लेनी पड़ेगी उसको। तभी जाके उस पर जो 1% और 5% की रेट है ना एप्लीकेबल होगी, तभी वो उन रेटेड का क्या कर पाएगा? फायदा ले पाएगा, उन पे क्या कर पाएगा? जीएसटी दे पाएगा। ओके, देखिए जैसे क्या हुआ, उसने 10 करोड़ का माल खरीदा, लेकिन उसने क्या किया? 6 करोड़ का माल उसमें से क्या किया? रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा। तो उसको कंडीशन कितनी फुलफिल करनी थी? उसको 80% की करनी थी। मतलब 2 करोड़ का माल उसने क्या किया? अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है। तो उस केस में क्या होगा? वो जो 2 करोड़ का माल है ना, उसके ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा? आरसीएम के अंदर क्या करना पड़ेगा? टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, सेक्शन 9.4 के अंदर। ठीक है, 9.4 के अंदर। तो ये यहाँ बता रखा है आपको। फिर एक और जगह उसको आरसीएम में टैक्स पेड करना पड़ेगा जब वो क्या करता है? सीमेंट परचेज करता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उसको वही सेक्शन 9.4 में क्या करना पड़ेगा? आरसीएम के अंदर जो है टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा, अगर उसने सीमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी। फिर और बता रहेगा, अगर उसने कैपिटल गुड्स खरीद लिया तो क्या होगा? वही आरसीएम लगेगा अंडर सेक्शन 9.4, उसको क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा, जीएसटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं था। देखिए कुल मिला के बात यह है कि प्रमोटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको 1% की जीएसटी रेट मिलेगी या 5% की रेट मिलेगी। ठीक है, 1% की रेट कब मिलेगी उसको? जब वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट चला रहा है, और जिसमें पर फ्लैट में जो उसका कारपेट एरिया है वो 60 स्क्वायर मीटर है मेट्रो सिटीज में, नॉन मेट्रो सिटीज में क्या है? 90 स्क्वायर मीटर है, और वैल्यू क्या है फ्लैट की? 45 लाख तक है। तो उसकी जो जीएसटी की रेट हो जाएगी 1%। फिर 5% की रेट कब हो जाएगी? जब वो क्या कर रहा है? अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है, और उसके अंदर कॉमर्शियल शॉप्स वगैरह, ऑफिस वगैरह भी शामिल है। ठीक है, तो 5% की रेट हो जाएगी। लेकिन ये दोनों रेट तभी मिलेगी जब वो आईटीसी ना ले इनके रिस्पेक्ट में, और 80% इनपुट और इनपुट सर्विसेज क्या करे? वो रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदे। इसके अलावा अगर वो सीमेंट भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदता है तो उस केस में भी उस पर सेक्शन 9.4 लग जाएगी, और उसको आरसीएम में टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वो कैपिटल गुड्स खरीदता है तो उस पर भी सेक्शन 9.4 लग जाएगा, और उस पर जो आरसीएम की लायबिलिटी बन जाएगी।
तो ये आपका सेक्शन 9(4) था। आगे बढ़ते हैं। सो इस चैप्टर के एट द एंड आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया है, जो है लेवी ऑफ जीएसटी ऑन एयरपोर्ट ड्यूज। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। पहले हमको 3% के बारे में समझना होगा। फर्स्ट पर्सन है आपका एयरपोर्ट ऑपरेटर, जिसका एयरपोर्ट है। सेकंड है एयरलाइन कंपनी, जो उस एयरपोर्ट को यूज करती है अपने बिजनेस के लिए। और थर्ड पर्सन है हम लोग, जो क्या करते हैं, एयरलाइंस को यूज करते हैं अपने ट्रैवल के लिए। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या होता है, जो एयरपोर्ट ऑपरेटर होता है ना, वो क्या करता है, पैसेंजर से ना दो तरह की फीस चार्ज करता है। एक तो पीएसएफ और एक यूडीएफ, पैसेंजर सर्विस फी और यूजर डेवलपमेंट फी। अब वो देखिए, जो पैसेंजर से जो फी चार्ज करता है ना, वो डायरेक्टली नहीं करता है। डायरेक्टली नहीं करता है, वो क्या करता है, एयरलाइन को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या करना है, आपके जो पैसेंजर है उनसे ना ये दो तरह की फीस चार्ज करनी है, पीएसएफ और यूडीएफ। ठीक है, तो एयरलाइन क्या करती है, उसको कलेक्ट करके पैसेंजर से एज इट इज क्या करती है, एयरपोर्ट को दे देती है। ठीक है, एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे देती है कि आप रखो। तो जो एयरलाइन कंपनी है, उसकी इनकम भी नहीं है, क्योंकि उसने तो आया और ऐसे एज इट इज उसको दे दिया। ठीक है, तो ये इनकम किसकी है, पहली बात तो एयरपोर्ट ऑपरेटर की है। तो उसके ऊपर जीएसटी कौन जमा कराएगा, एयरपोर्ट ऑपरेटर जमा कराएगा। ओके, पैसेंजर ने क्या दिए, फी दी है, तो उसका आईटीसी कौन क्लेम करेगा, पैसेंजर क्लेम करेगा। एयरलाइन का कोई रोल नहीं है, उसने एज ए प्योर एजेंट काम किया वहां पे। उसको तो अपनी जो टिकट है उसमें ये तक बताना पड़ेगा कि हमने कितना पीएसएफ और कितना यूडीएफ जो चार्ज किया है। पीएसएफ क्या होता है, पीएसएफ होता है जो एयरपोर्ट होता है, वो क्या करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट में जो चार्ज करता है, जो फैसिलिटी के अगेंस्ट में जो चार्ज करता है पैसेंजर से, वो होता है पीएसएफ। और यूडीएफ क्या होता है, जो बड़े एयरपोर्ट होते हैं उनके ऊपर स्पेशली चार्ज की जाती है, यूडीएफ अलग से फीस होती है। ठीक है, तो बस इसमें आपको यही समझना था कि ये जो इनकम है पीएसएफ और यूडीएफ, वो किसकी इनकम है, आपके एयरपोर्ट ऑपरेटर की इनकम है, ना कि आपके एयरलाइन कंपनी की। ठीक है, बस इतना सा था, बहुत ईजी है। सो आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कंपोजिशन लेवी। देखिए, कंपोजिशन लेवी एक अल्टरनेट टैक्स रिजीम था, जो कि गवर्नमेंट ने इनिशियली लॉन्च किया था। किसके लिए, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। अभी स्मॉल टैक्स पेयर क्या होता है, स्मॉल टैक्स पेयर भी गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया, इसकी डेफिनेशन बताई कि स्मॉल टैक्स पेयर ऐसे टैक्स पेयर है जिनका टर्नओवर गवर्नमेंट जितना टर्नओवर डिक्लेयर कर रही है वहां तक है। जैसे गवर्नमेंट ने एग्जांपल 5 करोड़ एक टर्नओवर की लिमिट प्रेस्क्राइब करी है। अगर 5 करोड़ तक जिन लोगों का भी अगर टर्नओवर है ना, तो गवर्नमेंट की नजर में क्या है, वो स्मॉल टैक्स पेयर है। बट एक्चुअल में 5 करोड़ नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने देखिए इनिशियली जो इस स्कीम को लॉन्च किया था, वो था ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। इन 3 जनों के लिए सर्विस आई थी। अब इसके अंदर दो टर्नओवर बताए गवर्नमेंट ने, 1.5 करोड़ और 75 लाख। ओके, 75 लाख कुछ स्पेसिफाइड स्टेट है उनके अंदर बताया, और उसके अलावा जितने भी स्टेट है उनके अंदर 1.5 करोड़ बताया। ओके, तो 75 लाख और 1.5 करोड़ तक जिन लोगों का भी टर्नओवर है, वो क्या कर सकते हैं, इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये टर्नओवर कब देखना है, आपको पिछले साल में देखना है। एलिजिबिलिटी के लिए आपको पिछला साल पकड़ना है। आपकी अगर पिछले साल में टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख तक है स्पेसिफाइड स्टेट में, तो आप करंट ईयर में क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम के लिए। ओके, इजी। बाद में क्या हुआ, ये स्कीम जो है प्योर सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी लॉन्च की गई। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो टर्नओवर 50 लाख रखा गया, कि जिन भी सर्विस प्रोवाइडर का पिछले साल में टर्नओवर अगर 50 लाख तक है, तो वो इस स्कीम के लिए करंट ईयर में एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, अब इस स्कीम का फायदा क्या है, देखिए इस स्कीम का फायदा है कि आप कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है ना आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे आपकी रिटर्न्स की कंप्लायंस है, आपकी पेमेंट ऑफ टैक्स की कंप्लायंस है, जीरो नहीं हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी बहुत। ओके, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी कम हो जाएगी। ओके, अब दो तरह की स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई। मैंने आपको बताया कि एक तो क्या था, मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए और सर्विस प्रोवाइडर के लिए, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए था। ठीक है, फिर उसके अलावा एक प्योर सर्विस प्रोवाइडर आया था, तो इनको नाम भी दिया गया। ओके, तो जो आपकी इनिशियली जो 3 लोगों के लिए आई थी, उसका तो नाम है, आपकी सेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, 10(1) एंड 10(2). ओके, उसको तो बोलते हैं आप कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। और जो 10(2) है, वो है प्योर सर्विस के लिए, जो 50 लाख तक की लिमिट का है। ओके, अब मैंने यहाँ पे बोला था कि लास्ट ईयर में टर्नओवर देखना है आपको 1.5 करोड़ और 75 लाख। तो वो कौन सा टर्नओवर है, वो एग्रीगेट टर्नओवर है। ओके, जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे ना आप, तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या लेना है आपको, क्या क्या नहीं लेना, पहले आपको वो समझना होगा, तब जाके आपको पूरा खेल समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर के टाइम पे आपको टैक्सेबल सप्लाई लेनी है, एग्जाम सप्लाई लेनी है, आपको एक्सपोर्ट लेना है गुड्स का, सर्विसेज का, आपको इंटर स्टेट लेनी है। ठीक है, मतलब आपको सारी सप्लाई को लेना है। लेकिन आरसीएम वाली सर्विस आपकी नहीं है, आरसीएम वाली सप्लाई आपकी नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड कर देना। जितने भी टैक्सेस है वो क्या है, वो एक्चुअल में आपके सप्लाई है नहीं, तो उनको भी क्या आपको नहीं लेना है।
तो आपको क्या करना है, जितनी भी सप्लाई है टैक्सेबल आपकी, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरनेट, सबको क्या करना है ऑल ओवर इंडिया, इंडिया बेसिस पे आपको क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। फिर जो आपका टर्नओवर निकल के आएगा उससे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। ओके, अब ये तो आपने एग्रीगेट टर्नओवर चेक कर लिया। अब ये चेक कहाँ करना है आपको, स्टेट वाइज। जो आपको 10(1) एंड 10(2) है, मैंने आपको बताया था वहां दो क्या है, लिमिट है, एक तो 75 लाख और 1.5 करोड़। तो 75 लाख वाले स्टेट कौन से, उनको देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ओके, ये जो सारे जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, यहाँ पे टर्नओवर लिमिट कितनी, 75 लाख। इन स्टेट में अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी पर्सन मतलब जो आपके मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरर है, उसका टर्नओवर क्या 75 लाख तक है, सपोज दैट 74 लाख तक है, तो वो क्या कर सकता है, जो 10(1) और 10(2) को ऑप्ट कर सकता है। ओके, और कौन सा टर्नओवर होना चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर। और एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, अभी जस्ट अपन ने अभी देखा कि उसमें टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, आपकी इंटर एक्सपोर्ट सारी आ जाएगी। ओके, तो इजी था कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे इस स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में, कि अगर 75 लाख तक है तो वो क्या कर सकता है, करंट ईयर में एलिजिबल हो जाएगा इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। अब जैसे बात करते हैं 1.5 करोड़ टर्नओवर वाले स्टेट की, जैसे गुजरात है। अब गुजरात में किसी पर्सन का टर्नओवर मान लीजिए 1.25 करोड़ है, तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, तो वो करंट ईयर में एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए, कंपोजिशन स्कीम के लिए। ठीक है, और जो आपकी 10(2) है उसके लिए 50 लाख का टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया में क्या सेम ही है, वो स्टेट वाइज चेंज नहीं होगा। इसमें क्या चेंज हो रहा है, 75 लाख और 1.5 करोड़ स्टेट वाइज, बट उसमें क्या सबके लिए सेम है। ओके, इजी। अब आपको क्या देखना है, आपने एग्रीगेट टर्नओवर की भी देख लिया कि उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल है। अब आपको रेट देखनी है। ओके, रेट से आपको बहुत कुछ क्लेरिफाई होगा। अब रेट में क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है उसको किस परसेंटेज से रेट टैक्स देना है, क्योंकि इस कंपोजिशन स्कीम का एक ही फायदा है कि आपको क्या करना है, स्मॉल टैक्स से क्या, स्मॉल रेट से आपको क्या करना है, आउटपुट पर टैक्स को डिपॉजिट कराना है और आप सारी कंप्लायंस से फ्री हो जाएंगे। ओके, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए बताया कि उसको 1% जो है रेट से क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स पेड करना पड़ेगा, जीएसटी अपने आउटपुट के ऊपर गवर्नमेंट को। ठीक है, जिसमें मतलब 0.50 और 0.50 सीजीएसटी, एसजीएसटी हो गया। लेकिन मैन्युफैक्चरर वो किस चीज का नहीं होना चाहिए, वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फिर वही फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, फिर ब्रिक्स ऑफ फोसिल मिल्स, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, ये सारी, इन सब का वो मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब वो इन सब को छोड़ के कोई भी मैन्युफैक्चरर हो सकता है, तो वो क्या कर सकता है, इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। फिर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए 5% की रेट बता दी, जिसमें 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी हो गया आपका। और जो थर्ड वाला है वो होगा ट्रेडर आपका, उसको भी 1% की रेट बता दी, मतलब 0.5 सीजीएसटी और 0.5 आपका एसजीएसटी हो गया। ओके, इजी। तो ये किसके लिए था आपका, ये था आपका 10(1) और 10(2) के लिए। अब बात करें आपके 10(2)A की, तो उसमें क्या आपकी जो रेट है 6% है, तो 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी हो गया आपका। ओके, इजी। ठीक है, अब देखिए एग्रीगेट टर्नओवर में एक और चीज अपन देख लेते हैं। देखिए एग्रीगेट टर्नओवर में मैंने आपको बताया था, आपको टैक्सेबल सप्लाई लेनी है, आपको एग्जाम सप्लाई लेनी है, एक्सपोर्ट लेना है, आपको इंटरस्टेट लेना है, बट आपको क्या क्या नहीं लेना है, जैसे आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी मतलब टैक्सेस नहीं लेने, ये भी बता दिया था मैंने आपको, इनवार्ड सप्लाई को नहीं लेना है। और एक चीज यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई थी, जो वहां पे नहीं आई थी लिखी हुई, जितनी भी आपने लोन, डिपॉजिट और एडवांस वाली जितनी भी इनकम है ना आपकी, जो कि एग्जाम्प्ट होती है एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में, उनको भी नहीं लेना, ध्यान रखना। मतलब ये लोन, डिपॉजिट और एडवांस से जो भी इनकम होती है उसको आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाना है। ओके, इजी। आगे बढ़ते हैं, रेट देख लिया हमने। ओके, अब टर्नओवर देख लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था कि पिछले साल में आपको एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है एलिजिबिलिटी के लिए, और करंट वाले, आपके जो करंट वाला साल है उसके अंदर आपको क्या चेक करना है, अब आपको जो टैक्स पेड करना है उसके लिए आपको टर्नओवर चेक करना है। पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर और करंट वाले साल में आपको टर्नओवर चेक करना है, क्योंकि टर्नओवर पे आपको टैक्स देना है। ओके, तो टर्नओवर क्या होता है आपका, जो भी आपने टैक्सेबल सप्लाई की है, जो भी आपने एग्जाम सप्लाई की है, वो होगा आपका टर्नओवर विद इन स्टेट, ध्यान रखना विद इन स्टेट। लेकिन एक केस में आपको ना, अभी मैंने टैक्सेबल और एग्जाम दोनों बोला है, लेकिन जब आप 10(1) और 10(2) पढ़ेंगे ना, 10(1) और 10(2), तो वहां पे मैन्युफैक्चरर है आपका, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है और आपका ट्रेडर है। तो जो मैन्युफैक्चर होगा ना, वो क्या करेगा, टैक्सेबल पे भी देगा और आपके एग्जाम्प्ट पे भी देगा। उसके लिए टर्नओवर क्या है, टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट। लेकिन जो आपका ट्रेडर है
ट्रेडर के लिए क्या है, उसका टर्नओवर है ओनली टैक्सेबल, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेडर होता है उसके लिए उसका टर्नओवर क्या होता है, सिर्फ जो उसने टैक्सेबल सप्लाई की उसको ही लेंगे, और बाकी आपका जो रेस्टोरेंट वाला है और आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए टर्नओवर क्या होगा, उसका टैक्सेबल प्लस उसका एग्जाम दोनों होगा, ध्यान रखना, विद इन स्टेट जो भी वो करते हैं। अब ये तो बताइए आपको एक्सक्लूड क्या करना है, उसका जो टैक्स वाला पार्ट है उसको हटा दो, जो भी इनवार्ड सप्लाईज ली है उसने वो भी नहीं लेना है आपको, ओके। और उसको जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो बेसिक एग्जामेशन की जो छूट मिलती है 20 लाख तक की, वो भी देनी है, उसको ध्यान रखना। फिर आपको वही लोन, डिपॉजिट और एडवांस वो नहीं लेना है जो अपन ऊपर भी एग्रीगेट टर्नओवर में भी लिए थे। बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी छूट मिलती है 20 लाख तक की, वो यहाँ पे भी देनी है आपको, वो वहां तक उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। जैसे उसका टर्नओवर कितना हो गया 40 लाख, तो 20 लाख जो 20 लाख हो गए इनिशियली वाले, उसको अलग कर देना। अब जो बैलेंस 20 लाख बचे उसके ऊपर क्या करना है, आपको जो है रेट लगानी, जो भी उसकी रिस्पेक्टिव रेट है, ओके, इजी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन पर्सन जो एलिजिबल नहीं है किसके लिए। अब 10(1) और 10(2) के लिए कौन एलिजिबल नहीं है और 10(2)A के लिए कौन एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है चार्ट में। देखिए पहला जो पॉइंट बता रखा है, ऐसी सप्लाई करते हो अगर आप जो कि टैक्सेबल ही नहीं है, जीएसटी नहीं लगता है, तो दोनों केसेस में बाहर है वो, ओके। इंटर स्टेट करते हो तो दोनों केसेस में बाहर है। आप ऐसे पर्सन हो जो क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से माल बेचते हो, तो भी आप दोनों स्कीम से बाहर हो, ओके। मतलब आपका जो माल है इंटरेस्ट रेट बिक रहा है कुल मिला के, तो इसलिए आप दोनों स्कीम से बाहर हो जाएंगे। आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरर भी इस पे वो भी क्या होंगे, इस स्कीम को ऑप्टिमाइजेटिव इसके अंदर है, ओके। अब जो कैश वो भी नहीं ले पाएगा और नॉन रेसिडेंट टैक्स पाएगा स्कीम को, ओके। नहीं है पर्सन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा जी, जैसे आपने 10(1) और 10(2) हमने जो पढ़ा, उसमें क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, गुड्स बेचते हैं। जैसे आपका मैन्युफैक्चरर हो गया, आपका ट्रेडर हो गया, अब वो क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनको ना कुछ थोड़ी बहुत सप्लाई भी करनी पड़े, मतलब सर्विस भी देनी पड़े, सप्लाई का मतलब सर्विस भी देनी पड़े। तो उस केस में क्या होगा, उनको ना थोड़ी बहुत इजाजत दी गई है कि आप सर्विस भी दे सकते हो कुछ लिमिट तक, जो यहाँ बताई गई है, जिसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सप्लाई, मार्जिनल सप्लाई बोलते हैं, ओके। तो वो कितनी जो है सर्विस दे सकते हैं, उनकी जो वैल्यू, जो जो ओरिजिनल वो सप्लाई कर रहे थे उसके अलावा। जैसे मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा था, गुड्स का मैन्युफैक्चर कर रहा था, लेकिन अब वो क्या कर सकता है, उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन की भी सर्विस दे सकता है। वो कब तक दे सकता है, यहाँ पे जो लिमिट बता रखी है वहां तक दे सकता है। जैसे 10% किसका, टर्नओवर इन स्टेट और यूनिटेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल में जितना भी उसका क्या था टर्नओवर था, उसका 10% और 5 लाख, दोनों में से जो भी हायर होगा ना उतनी वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ओके। बस आपको ये ध्यान रखना है मार्जिनल सर्विसेज क्या है, जो वो सर्विस दे रहे हैं, जो वो सप्लाई कर रहे हैं, उसके अलावा ये सर्विस का पार्ट भी दे सकते हैं। इस केसेस में ध्यान रखना, इतनी सर्विस दे सकते हैं जो वो ओरिजिनल में सप्लाई कर रहे हैं उसके अलावा, ओके। कुछ भी नहीं था, एकदम इजी था, ये हमने पढ़ ही लिया कि आपको क्या करना है, लोन, एडवांस और डिपॉजिट से जो भी इनकम होती है आपको उसको उसका टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन बता रही है कंपोजिशन लेवी के लिए। देखिए अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो आपको आरसीएम में टैक्स जमा कराना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कंपोजिशन स्कीम लिया तो आप पे आरसीएम की लायबिलिटी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम आप ऑप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, मेंशन करना पड़ेगा, आप जितने भी बिल इश्यू करेंगे, क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जितने भी बिल ऑफ सप्लाई उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ओके। और आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके साइन बोर्ड है उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ये आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ओके। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जो भी आपके ग्लो साइन बोर्ड लगते हैं उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। आगे बता रखा है कि कुछ नोटिफाइड गुड्स है, उनके जो मैन्युफैक्चरर है वो भी इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। कुछ नोटिफाइड गुड्स बता रखे हैं यहाँ पे, जिनके मैन्युफैक्चरर होंगे वो क्या इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आइसक्रीम हो गया, अदर इडिबल आइस हो गया, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला हो गया आपका, तंबाकू हो गया, एरेटेड वाटर हो गया आपका, फ्लाई ब्रिक्स हो गया, ओके, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स हो गया आपका, बिल्डिंग ब्रिक्स हो गया, अर्थन हो गया और रूफिंग टाइल्स हो गया। अब इनके भी जो मैन्युफैक्चरर होंगे ना वो भी क्या इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, ये भी बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन बता रखी है इस स्कीम से रिलेटेड,
इजी था, कुछ भी नहीं था। ओके, अब आगे बता रखा है अगर किसी पर्सन को कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो जब वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है उसी में वो इंटीमेट कर दे, तो जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, उस दिन से उसकी कंपोजिशन स्कीम जो है एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और रेगुलर स्कीम में है तो उसको क्या करना होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट होगा उसके कुछ समय पहले क्या करना होगा, उसको ऑनलाइन क्या होगा, एप्लीकेशन देनी होगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के बाद में ही वो क्या होगा, जो उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके फर्स्ट डे से वो स्कीम के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। ध्यान रखना, मतलब आप करंट ईयर में ऑप्ट नहीं कर पाओगे, आपको नेक्स्ट ईयर से ही मिलेगी अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो। ध्यान रखना, ठीक है, ये भी सीधा। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए जितना भी टर्नओवर इस स्कीम में बताया ना, जैसे 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख, अगर आपने टर्नओवर क्रॉस कर दिया ना तो उस दिन से आप क्या हो जाओगे, इस स्कीम से बाहर हो जाओगे और आप रेगुलर स्कीम में चले जाओगे। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। ओके, तो उस दिन से आप क्या हो जाओगे, रेगुलर स्कीम में चले जाओगे, इस स्कीम से बाहर हो जाओगे। लेकिन फिर भी आप इस स्कीम का फायदा उठाते रहे तो आप पे पेनल्टी वगैरह भी चार्ज हो जाएगी, ध्यान रखना। अब आगे कुछ और बता रखा है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, 10 पॉइंट में बता रखा है कि आपको ये जो स्कीम है, आपकी सभी जितने भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आपकी जितनी भी ब्रांच है, जितने भी आपके ऑफिस है, सभी के लिए आपको क्या होगा, ऑप्ट करना होगा। ऐसे नहीं कि भाई मेरी गुजरात में कोई ब्रांच है तो मैं उसके लिए रेगुलर में लूँ, जो मेरे राजस्थान में उसके लिए मैं क्या कंपोजिशन ले लूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या होगा, आपके जितने भी ऑफिस है, जितने भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपको सबके लिए एक ही स्कीम को ऑप्ट करना होगा, चाहे तो आप रेगुलर ले लो, चाहे आप कंपोजिशन ले लो। ओके, और जो भी कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन होता है वो क्या, सामने वाले पर्सन से टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो सारे के सारे पॉइंट कवर हो गए हैं इसके अंदर।